हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील में हम जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसे हम डॉग बोन शेप्ड या फिर डंबल शेप स्पेसिमेन कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिमेन जो है कुछ आपका डॉग बोन की तरह होता है, इसलिए हम इसको डॉग बोन शेप्ड स्पेसिमेन भी कहते हैं, और या फिर इसको डंबल शेप्ड स्पेसिमेन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे यूटीएम मशीन में इसको डालते हैं तो जब इसमें इलोंगेशन होता है तो कुछ ये इस तरीके से इलोंगेट करता है। ठीक है, तो इसमें जो इलोंगेशन होता है तो इसमें जो स्पेसिमेन का ये जो लेंथ होता है इसका ये तकरीबन 2 इंच होता है, और इसका जो डाया होता है वो होता है 0.5 इंच। ठीक है, तो इसमें जब हम प्रेशर लगाएंगे तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा, इसमें 2 टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा। एक होगा आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होगा ट्रू स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस यानी कि P/A इनिशियल, और ट्रू स्ट्रेस यानी कि P/A एक्चुअल। यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस यानी जो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे वो इनिशियल में लेंगे, कि जो इनिशियल में इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम लेते हैं। और ट्रू स्ट्रेस में जो एट इंस्टेंट जो भी इस पॉइंट पे जब हम स्ट्रेस लगा रहे होंगे तो उस इंस्टेंट पे जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा। पर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग पढ़ते हैं और जो कर्व हम लोग बनाते हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस के होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसमें जो ग्राफ ये बनता है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्टिव में बनता है। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो होता है O। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो A होता है वो आपका वैलिड होता है यहाँ तक पॉइंट A, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो होता है वो आपका हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो जहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा उस पॉइंट को हम लोग A बोल देते हैं, जो कि हुक्स लॉ को ओबे करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट, जो कि ये पॉइंट होता है B। तो जब भी हम किसी स्पेसिमेन को अगर इलास्टिक मतलब पॉइंट A तक ले जाके छोड़ देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और सेम वहीं अगर इलास्टिक लिमिट तक छोड़ेंगे तब भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, पर ये पॉइंट O के ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। पर जब फिर हम स्ट्रेस और बढ़ाएंगे तो पॉइंट C' आ जाएगा, यानी कि जो अपर इल लिमिट है। जैसा कि ये जानते हैं कि माइल्ड स्टील होता है वो कार्बन का बना होता है और आयरन का बना होता है। तो जब हम अपर इल पॉइंट पे C' पे जाएंगे तो वहाँ पे कार्बन एटम स्प्लिट कर जाएंगे और ये पहुँच जाएगा पॉइंट C पे, जो कि होता है लोअर एंड लिमिट। तो जब भी हम इस पर स्ट्रेस थोड़ा सा भी लगाएंगे तो ये कंटिन्यूसली देखिए बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन होता जा रहा है, इलोंगेशन यानी होता जा रहा है। तो जो ये पॉइंट होगा इसे हम लोग कहते हैं D पॉइंट, और इसके में जो क्रॉस सेक्शन बनता है इसे यील्ड प्लेटिव कहते हैं। यानी जो C और D के बीच में जो एरिया है उसे हम यील्ड प्लेटिव कहेंगे। ठीक है, फिर जब दोबारा हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो बहुत ही कम, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को स्ट्रेन मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे हम लोग E कहते हैं, और जो E है यानी कि आपका अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे
तो ये आपका सीधे फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ बढ़ जाएगा और इस पॉइंट पे आपका जो भी स्पेसिमेन रहेगा वो फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, तो जो ई और एफ का बीच का पॉइंट है उससे हम लोग स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पॉइंट बोलते हैं, और एफ हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो जो ई होता है वो आपका अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, और इसका जो अल्टीमेट पॉइंट का स्ट्रेस होता है वो होता है आपका 410 MPa। ठीक है, पर हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपर यील्ड लिमिट यानी सी डैश जो होता है वो लेते हैं, जो कि होता है 250 MPa। क्यों हम लोग अपर यील्ड लिमिट इसलिए लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इलोंगेशन आएगा। तो इलोंगेशन आएगा इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर फेल हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंड्योरेंस लिमिट। तो इंड्योरेंस लिमिट वह पॉइंट होता है जो कि जिस पे हम स्ट्रेस लगाते रहे छोड़ते रहे इन्फानाइट टाइम, और इस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। इन्फानाइट टाइम जब हम स्ट्रेस लगाएंगे छोड़ते रहेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस प्रकार के लिमिट को हम लोग इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। और माइल्ड स्टील में इसका जो लिमिट होता है वो होता है 186 MPa। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को जो लेटरल स्ट्रेन दिखता है वो होता है 0.12%, और सेम यहाँ पे 1.2% टू 1.5%, और यहाँ पे 10 to 15% है। और फ्रैक्चर पॉइंट पे जो होता है वो होता है 20 to 25%। यानी कि जो क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रैक्चर पॉइंट पे हम लोग को कितना परसेंटेज स्ट्रेन देखने को मिलता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका 20 to 25% होगा। परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। ठीक है, तो जितना इलोंगेशन होगा उसे हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे दिखाए हैं कि यहाँ पे कितना स्ट्रेन हुआ है, कितना इलोंगेशन यानी हुआ है। ठीक है, तो आज के दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।